हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, बताएँगे ज़रा हमको? और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज़। एग्ज़ाम पास ही आ रहा है, हर एक दिन कम हो रहा है, तो मेहनत कैसी चल रही है आप लोगों की, ज़रा कमेंट करके बताएँगे? और एक कल एक नोटिफ़िकेशन आया था एक बच्चे का कि नोटिफ़िकेशन को लेकर के कि मेरा नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँच पाता है। तो कोशिश करी जाएगी दोस्त कि उसको सुधारा जाए और बाकी अगर आप लोगों का नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन होता है वो ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि इस कारण से क्या पता कि आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंच पा रहा हो। ठीक है, तो जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेट अगली जनरेशन मैग्नेटिक रोजोनेंस इमेजिंग किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो जो भारत की पहली और दोस्तों सबसे खास बात क्या है, स्वदेशी रूप, स्वदेशी मतलब अपने देश में विकसित हुई है और अगली जनरेशन मैग्नेटिक रोजोनेंस इमेजिंग एमआरआई किसने लॉन्च की दोस्तों? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन दोस्तों भेजा था? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मालवीय जी के नेतृत्व में ये भेजा था दोस्तों मिशन। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 में ये कांड हुआ था। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया? अगर दोस्तों हम बात करते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, तो कब हुआ था दोस्तों? 1950 में। 1950 में हुआ था भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। हाई कोर्ट नहीं, उच्च न्यायालय ने उच्चतम है, सुप्रीम कोर्ट, और यह तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई कहाँ पर है उच्चतम न्यायालय, तो दिल्ली में स्थित है और कहाँ पर? तिलक मार्ग पर है नी? और इस टाइम के अगर मैं बात करता हूँ न्यायमूर्ति कौन है, बी आर गवई भारत के 52वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। तो न्यायमूर्ति बी आर गवई है दोस्तों और 52वें हैं जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर इंडस शब्द की मैं बात करता हूँ तो इंडस को कहते हैं दोस्तों सिंधु, ये आप लोगों को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो आपको इस तरह से नाम दे देगा, ये 4 नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछेगा कि किसका नाम जो है संबंधित नहीं है। तो पीसी महालनोबिस और दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन और विलियम गॉड। तो ये है दोस्तों, देखो, नॉर्मन बोरलॉग जो थे दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे दोस्तों किससे थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। तो आप लोग इसमें से बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, अगर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवता मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करता हूँ तो 1993 है नी, 1993 में बना था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है, ह्यूमन राइट्स का। तो कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। तो जो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है। और अरुण कुमार मिश्रा जी का स्थान लिया है। इनसे पहले कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा जी थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है? तो लोकगीत कौन सा नहीं है दोस्तों उत्तर प्रदेश का? तो एक है ढोला मारू, रसिया, विरहा और कजरी। तो आप लोगों को पता होगा रसिया भी उत्तर प्रदेश का है, विरहा भी है और कजरी भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ढोला होता है लेकिन ढोला मारू नहीं होता है। ढोला मारू दोस्तों राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का लोकगीत है। और विरहा जो दोस्तों होता है उत्तर प्रदेश में वो पूर्वांचल वाले इलाके में होता है। विरहा एक चेती होता है, चेती एक ढोला, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में ढोला होता है लेकिन ढोला मारू राजस्थान में होता है।
और विवाह गीत होता है दोस्तों। रसिया होता है, रसिया कहाँ पर होता है? ब्रज वाले क्षेत्र में होता है। सोहर होता है कजरी, जो कजरी होता है दोस्तों अवध वाले क्षेत्र में होता है, क्षेत्र भी इसके पूछ लेता है। और आला, जो आला और उदल की आप लोगों ने कहानी भी एक संवाद होता है आला और उदल का, तो वो कहाँ पर है दोस्तों? बुंदेलखंड में होता है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत, कौन सा दोस्तों? 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? मतलब दहेज के कारण अगर किसी महिला की मौत हो जाती है दोस्तों, तो 304 के बी के तहत उसको कम से कम 7 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र या आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 7 वर्ष की सजा कम से कम दोस्तों उस वक्त बंदे को होगी, और नॉन वेलेबल होगी, कि बेल नहीं मिलेगी दोस्तों। डैश एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो कौन सा है दोस्तों? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो ये है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। क्या है दोस्तों? जिससे कि एससी और एसटी वर्ग को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए गठन किया गया है इसका। आगे बढ़ते हैं। किसे राजकोषीय घाटे को घटाकर निवल ब्याज देनदारी के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? निवल ब्याज देनदारी के रूप में सही ढंग से परिभाषित किया गया है, तो प्राथमिक घाटा। तो किसे कहा गया दोस्तों? प्राथमिक घाटा। डॉक्टर संदा नायर को एक डैश कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। तो डॉक्टर जो सनद नायर नहीं है, संदा, ठीक है, अंकी बिंदु दी हुई है। तो डॉक्टर संदा नायर को दोस्तों कलाकार है, शिक्षक है और प्रस्तावक, क्या कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में? मोहिनीअट्टम। ठीक है। तो डॉक्टर सनद नायर को एक मोहिनीअट्टम के कलाकार भी हैं, शिक्षक भी हैं और दोस्तों प्रस्तावक भी हैं। ठीक है। कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो लोकप्रिय में दोस्तों जो लोकप्रिय है हिमाचल प्रदेश में, तो कौन सा नृत्य है दोस्तों? नाटो। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि नाटो जो है दोस्तों कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। थोड़ा, अगर आपसे बात करते हैं, थोड़ा क्या है दोस्तों? यूपी का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य। तो अगर आपसे पूछता है थोड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो यूपी का है और आदिवासियों का है नहीं। लाहो कहाँ का है दोस्तों? लाहो की अगर बात करता हूँ तो मेघालय का है, ये लोक नृत्य है नहीं। तो मेघालय का लोक नृत्य है लाहो। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये भिक्षु हैं जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, आप लोगों को पता होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये भिक्षु तो हैं ही और श्वेत वस्त्र दोस्तों पहनते हैं। ये, या पहले से देखते हैं, उन्होंने 12 अंगों सहित धर्म सूत्रों, कैनोनिकल टेक्स्ट को मान्यता दी। हाँ, ये भी है भाई, 12 अंगों सहित इन्होंने एक धार्मिक सूत्र कैनोनिकल टेक्स्ट को मान्यता दी। ये विश्वास करते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। हाँ भाई, बिल्कुल कहते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये भिक्षु हैं, हाँ भिक्षु तो हैं। उन्होंने 4वीं शताब्दी बीईसी में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया। ये गलत बात है दोस्तों, 4वीं शताब्दी में बीईसी के दक्षिण के प्रवास इन्होंने नहीं किया था। आगे बात करते हैं, किसे ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में दोस्तों जाना जाता है आत्मीय सभा को। किसको दोस्तों? आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं, डैश को 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया है। तो किसको दोस्तों? पेरिस सिद्धांत को। ठीक है। तो 7 से 9 अक्टूबर के बीच हुई थी 1991 में पेरिस में, यानी आयोजित।
और मानवाधिकारों के लिए संवर्धन, किसके लिए दोस्तों? अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर, है नी? पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला दोस्तों वर्कशॉप जो है परिभाषित किया गया था, कहाँ पर? पेरिस सिद्धांत में। सूचना का अधिकार, जो दोस्तों आरटीआई आप लोगों को पता होगा, अधिनियम की कौन सी धारा? तो आरटीआई की अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग मतलब सीआईसी के साथ साथ राज्य सूची आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी पीआईओ को एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एएफएए के विरुद्ध शिकायतों को भी जांच करे। तो कौन सी दोस्तों? धारा 18। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर सूचना का अधिकार जो है, जो आरटीआई है, अधिनियम को कौन सी धारा, तो कौन सी धारा पूछ रहा है? केंद्रीय सूचना आयोग मतलब केंद्रीय सूचना आयोग कौन सा? सीआईसी के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है। तो केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारों मतलब पीआईओ एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण एएफएए के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करे। तो कौन सी धारा है दोस्तों? धारा 18। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था दोस्तों? सन 2005 में आरटीआई। तो धारा 18 तो आपने देख लिया। तो धारा 13, तो देखो दोस्तों, धारा 13 बीएनएस की धारा 13 जो है सूचना का अधिकार देती है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी धारा जो सूचना का अधिकार देती है दोस्तों, तो धारा 13 सूचना का दोस्तों अधिकार देती है। धारा 18 सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, तो सूचना के प्रकट किए जाने में छूट देती है दोस्तों, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। और जो दोस्तों धारा 17 है, तो धारा 17 क्या कहती है? राज्य सूचना आयुक्त, जो राज्य का सूचना आयुक्त होगा या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो होगा को हटाया जाना। तो राज्य सूचना आयुक्त और राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने से संबंधित है धारा 17। ठीक है दोस्तों। हिंदू कानून ग्रंथ दाया भाग किसने लिखा था? तो हिंदू कानून जो एक ग्रंथ है दोस्तों, दाय भाग क्या है दोस्तों? दाय भाग किसने लिखा है? तो जीमूर्त वाहन। तो किसने लिखा है दोस्तों? जीमूर्त वाहन ने हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग लिखा है नी? आगे बात करते हैं। मकर विल कक्कू त्योहार, अगर दोस्तों बात करते हैं किस त्योहार की? मकर विल कक्कू त्योहार में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मतलब में से नहीं, मकर विल कक्कू त्योहार, इसको में से हटा दो, किस भारतीय राज्य में दोस्तों मनाया जाता है? तो अगर मकर वीर कक्कू त्योहार की बात करते हैं तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। इस त्योहार में केरल में सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। तो केरल में जो है दोस्तों सबरीमाला मंदिर है, तो उसमें मकर संक्रांति का त्योहार दोस्तों मनाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मकर विल कक्कू त्योहार। चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जिससे कि चमड़ा श्रमिक, किसको दोस्तों? चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए बात कर रहा है। और कब की बात है दोस्तों? मध्य भारत की, है नी? मिडिल इंडिया की बात कर रहा है मैं। सतनामी आंदोलन कौन सा दोस्तों? सतनामी आंदोलन। तो घासीदास जी ने चलाया था ये सतनामी आंदोलन। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है? तो अगर 2021 के अनुसार दोस्तों देखी जाए कि भारत में जो किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा गरीब है दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई है नी? एमपीआई के तहत तो बिहार राज्य में, तो एमपीआई के तहत या बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत सबसे जो गरीब राज्य है वो है दोस्तों बिहार, है नी? अगले वर्ष आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी का अधिकार किस देश को दिया गया है? तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप, तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की जो मेजबानी दोस्तों करेगा नेक्स्ट ईयर, तो वो करेगा भारत। कौन करेगा दोस्तों? भारत। अवसर की समानता से संबंधित, तो ये तो मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं। अवसर की समानता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 16 है अवसर की समानता। किस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी तट पर ग्रेट भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल स्थित है? तो किस पर्वतीय
पर्वत श्रेणी के पश्चिम तट पर। तो कौन सा पर्वत है दोस्तों जिसके पश्चिम तट पर ग्रेट भारतीय मरुस्थल, थार मरुस्थल जो स्थित है दोस्तों? अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में दोस्तों क्या है? थार मरुस्थल है। किस जनजाति याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़पट्टी के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं? तो किसने दोस्तों? अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। तो अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ, ठीक है, ये केस है, केस स्टडी दोस्तों यूपीएसआई में पूछ लेता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, है नहीं? तो इसमें दिल्ली विल्ली ऑप्शन में दे सकता है कि नई दिल्ली का ये केस वेस, तो नई दिल्ली नहीं लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों? तो एल मित्रा पटेल बनाम भारत संघ, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के वितरण को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदला? है आप लोगों को पता होगा, 42वां संशोधन हुआ था दोस्तों और 1976 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? ये 1976 में ये संशोधन दोस्तों हुआ था। और प्रस्तावना को मूल रूप से 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। तो इस प्रस्तावना को जो दोस्तों, प्रस्तावना में मूल रूप से कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था और अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान में प्रस्तावना को मूल रूप से कब अंगीकृत या अधिनियमित दोस्तों किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1949 को अधिनियमित और अंगीकृत दोस्तों किया गया था। आगे दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, पहले सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो पहले की अगर बात करता हूं तो सार्वभौमिक और लोकतांत्रिक गणराज्य की बात होती थी, लेकिन अगर अब बात करते हैं तो अब वर्तमान में इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो एक शब्द जोड़ा गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का दोस्तों प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने जा रही है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है, यूपी गवर्नमेंट जो दोस्तों सभी नगर निगमों को, है नी, सौर शहरों में, कहां पर बदलने जा रही है? सौर शहरों में बदलने जा रही है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है एनसीएपी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान यह घोषणा दोस्तों की गई है। तो कहां पर की गई है? गोरखपुर से। कहां से की गई है? गोरखपुर। योगी बाबा जी का जहां पे क्या है निवास स्थान है। डीके कार्वे सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन। देखो दोस्तों इन्होंने कुछ, ये चार बंदे हैं, बंदे नहीं कह सकते इनको, ये चार बहुत महान हस्तियां हैं, ठीक है। तो जिन्होंने किसी न किसी चीज की स्थापना करी है, जैसे कि डीके कार्वे। अगर दोस्तों डीके कार्वे से बात करता हूँ, इन चारों को रट लेना दोस्तों, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जरूर जाता है, ठीक है। तो डीके कार्वे की अगर बात करता हूं तो सचिव विडोरी, तो सचिव विडोरी मतलब मैरिज एसोसिएशन की जो स्थापना करी थी दोस्तों, तो डीके कार्वे जी ने करी थी मैरिज एसोसिएशन या सचिव विडोरी, ठीक है। जेई वेथुन, जो जेई वेथुन की अगर दोस्तों बात करता हूं, जेई वेथुन की, तो कलकत्ता में इन्होंने कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की दोस्तों इन्होंने स्थापना करी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, किसकी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे और संस्कृत कॉलेज की इन्होंने स्थापना भी करी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ध्यान रखेंगे, संस्कृत मतलब कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। वीएम मालावारी, वीएम मालावारी हो, वीएम मालावारी हो, है ना, वीएम मालावारी बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ करना। तो वीएम मालावारी ने, जो बीएम मालावारी थे, उन्होंने बाल विवाह विरुद्ध संघ प्रारंभ किया था। आगे बात करते हैं, वैष्णववाद में देवताओं के कितने अवतारों को मान्यता दी गई है? तो वैष्णववाद की अगर दोस्तों बात करता हूं मैं, तो 10 देवताओं को दोस्तों मान्यता दी गई है। बैटरी आधार पर पहल किसने शुरू की? तो बैटरी आधार पर पहल दोस्तों जितेंद्र सिंह ने शुरू की है। तो बैटरी आधार पर पहल दोस्तों जितेंद्र सिंह ने शुरू की है। कौन सा नृतक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य से दोस्तों कौन सा नृतक संबंधित है? तो सुजाता महापात्रा।
तो सुजाता महापात्रा जी जो हैं वो ओडिसी नृत्य से दोस्तों संबंधित है। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो जो द्वितीय नगरीकरण दोस्तों हुआ था, उसमें जो द्वितीय नगरीकरण में कौन से धातु का दोस्तों प्रमुख योगदान था? तो ध्यान रखेंगे लोहे का सबसे प्रमुख योगदान था द्वितीय नगरीकरण में। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? अगर आपसे पूछे कि सरकारी बजट पेश करने की तारीख दोस्तों कौन तय करता है, तो राष्ट्रपति करता है। वित्त मंत्री दोस्तों मत लगा देना या मंत्रिपरिषद मत लगा देना। तो ध्यान रखना, जो बजट जो पेश करने की जो दोस्तों तारीख तय करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति दोस्तों करता है। संविधान में राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले पहले राष्ट्रपति से दोस्तों परमिशन लेनी पड़ती है कि साहब हम इसको पेश कर दें या नहीं कर दें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत दोस्तों किया जाता है। मुख्य सचिव आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है? अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, या वर्ष की उम्र तक जो पहले हो, यानी मतलब कितना हो सकता है और किस उम्र तक हो सकता है, कि अगर बंदा इस उम्र तक का हो गया तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है अगर 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं करी है। लेकिन अगर पहले 65 वर्ष की आयु पूरी होगी तो उसको पहले ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष से पहले, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 6 वर्ष के लिए होता है और 65 वर्ष की आयु तक दोस्तों होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का, जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं साइड वाले, तो 6 वर्ष का होता है और दोस्तों 62 वर्ष की उम्र तक। मुख्य चुनाव आयुक्त का 65 वर्ष की उम्र तक और अन्य चुनाव आयुक्त का दोस्तों कितना, 62 वर्ष की उम्र तक होता है, जो पहले हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर आपसे पूछे कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो जिस तरह से राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाया जाता है, उसी तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। हालांकि जो महाभियोग शब्द का दोस्तों जो यूज होता है वो राष्ट्रपति के लिए ही होता है। सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए होती है, लेकिन उसके लिए महाभियोग शब्द नहीं यूज हुआ, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द होता है। ठीक है, हाल ही में दिवंगत बाबूलाल गौरी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ओल्ड हो गया, लेकिन ये प्रसिद्ध व्यक्ति, मतलब प्रसिद्ध नहीं, ये थोड़ा हाईलाइट व्यक्ति थे। तो बाबूलाल गौर किस राज्य के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों? मध्य प्रदेश के थे दोस्तों, ये एमपी के थे और 2019 में दोस्तों ये वहां के मुख्यमंत्री रहे थे। कोलिजियम प्रणाली से संबंध है, तो कोलिजियम प्रणाली किस संबंध है दोस्तों? यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई थी। बिल्कुल भाई साहब, जो कोलिजियम प्रणाली है, कोलिजियम प्रणाली दोस्तों आप लोगों ने जो पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में या हाई कोर्ट वगैरह में जितने जजों की नियुक्ति होती है या जो भी उसके अंतर्गत जो होता है न्यायपालिका के अंतर्गत प्रक्रियाएं, वो कोलिजियम प्रणाली के द्वारा ही दोस्तों होती हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। तो यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, यह प्रणाली दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई थी। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। यह न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण की सिफारिश करती है। तो किसकी? न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है और स्थानांतरण की सिफारिश करती है। बिल्कुल भाई साहब, ठीक है, ट्रांसफर वगैरह करती है, यही अपॉइंटमेंट वगैरह। इसमें मुख्य न्यायाधीश, इसमें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। तो इस व्यवस्था में दोस्तों, कोलिजियम व्यवस्था में एक तो मुख्य न्यायाधीश है और 4 अन्य न्यायाधीश है, और वो भी कौन से? वरिष्ठतम न्यायाधीश है। नहीं, भारत के पंजीयक जर्नल द्वारा, तो भारत के पंजीयक जर्नल द्वारा भारत के नवीनतम मातृ मृत्यु, क्या दोस्तों? भारत के पंजीयक जर्नल द्वारा भारत के नवीनतम मातृ मृत्यु अनुपात MMR डेटा जारी किया गया था। 2019-21 की अवधि के लिए भारत का MMR क्या था? तो 2019-21 की अवधि के लिए भारत का MMR क्या था दोस्तों? 93 था दोस्तों।
असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत हैं। तो असम के दोस्तों जो सबसे विशिष्ट प्रकार का लोकगीत है वो बिहू है। आप लोगों को इस बारे में पता होगा। फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है? तो कौन सा समूह है दोस्तों जो रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर दोस्तों उत्पादित किया जाता है? तो जूट और भांग। तो जूट और दोस्तों जो भांग है वो फसलों का एक समूह है और वो भी कौन समूह है? रेशेदार फसलों का दोस्तों समूह है। भारत के संविधान का अनुच्छेद भारत के संविधान का अनुच्छेद 20, तो जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 किससे संबंधित दोस्तों? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि अपराधों के लिए सजा में संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, तो आर्टिकल 20 अपराधों के संरक्षण में अपराधों के सजा के संबंध में संरक्षण। तेलंगाना में कानून प्रवर्तन के लिए उद्घटित साइबर सुरक्षा हार्डवेयर प्रयोगशाला का नाम क्या है दोस्तों? तो तेलंगाना में दोस्तों कानून प्रवर्तन के लिए क्या उद्घटित साइबर सुरक्षा हार्डवेयर प्रयोगशाला का नाम दोस्तों क्या है? टी शील्ड, SHIELD। तो टी शील्ड है दोस्तों, कहां पर? तेलंगाना में, है नहीं? तो आज के लिए दोस्तों इसमें इतना ही। तो वही मेरा कहना दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।